भांग एक आयुर्वेदिक औषधि भी है जिसका अधिक मात्रा में सेवन करने से नशा होता है, जबकि सीमित मात्रा में कई दूसरी औषधियों के साथ मिलाकर इसका उपयोग कई बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भांग के सही इस्तेमाल के कई फायदे हैं। 1. भांग आपके सीखने और याद करने की क्षमता बढ़ाती है। अगर भांग का उपयोग सीखने और याद करने के दौरान किया जाता है तो भूली हुई बातें आसानी से याद की जा सकती है। 2. भांग का इस्तेमाल कई मानसिक बीमारियों में भी किया जाता है। जिन्हें एकाग्रता की कमी होती है, उन्हें डॉक्टर इसके सही मात्रा के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। 3. जिन्हें बार बार पेशाब करने की बीमारी होती है, उन्हें भांग के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। 4. कान का दर्द होने पर भांग की पत्तियों के रस को कान में डालने से दर्द से राहत मिलती है। 5. जिन्हें ज्यादा खांसी होती है, उन्हें भांग की पत्तियों को सुखाकर पीपल की पत्ती, काली मिर्च और सौंठ मिलाकर सेवन करने की सलाह दी जाती है। भांग को अगर दवाई की तरह लिया जाए तो यह शारीरिक दर्द से राहत देने का काम करती है। कई लोग भांग पीने के बाद खुशी महसूस करते हैं। दरअसल भांग खाने से डोपामिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। डोपामिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है और खुशी के स्तर को बढ़ा देता है। भांग को अंग्रेजी में कैनाबिस सतिवा भी कहते हैं। इसमें टेट्राहाइड्रोकार्बोनबिनॉल पाया जाता है, जिसे आसान शब्दों में THC भी कहते हैं। पौधे की नर प्रजाति को गांजा और मादा प्रजाति को भांग कहते हैं। भांग में गांजा के मुकाबले टेट्राहाइड्रोकार्बोनबिनॉल यानी कि THC ज्यादा होता है। आयुर्वेद के मुताबिक भांग का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। सुश्रुत संहिता जो 6वीं ईसा पूर्व रची गई, उसके मुताबिक पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और भूख बढ़ाने में भांग मददगार होती है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल इतना आम है कि 1894 में गठित भारतीय भांग औषधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे आयुर्वेदिक दवाओं में पेनिसिलिन कहा था। यहाँ तक कि अथर्ववेद भी कहता है कि 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक है कैनबिस सतिवा यानी कि विजया। यह कहता है कि भांग खुशी का एक स्रोत है, एक खुशी देने वाला और मुक्तिदाता है। यह भारतीय आयुर्वेदिक उद्योग की रीढ़ थी। 1961 में संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में अमेरिकी दबाव में इसे घोषित कर दिया और इसे सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी में डाल दिया गया, लेकिन भारत ने उस समय इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत में भांग और गांजा का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। यह पूर्ण रूप से भारतीय पौधा है। भारत में गांजे पर प्रतिबंध 1985 से लगाया गया। 1985 तक भांग और गांजा ये सब अच्छा था, जब गांजा यानी कि कैनबिस इंडिका भारत में कानूनी था, जब तक कि राजीव गांधी की सरकार ने इसे अमेरिका के दबाव में प्रतिबंधित नहीं किया था। जबकि भांग का इस्तेमाल खुले तौर पर भारत के अनेक राज्यों में किया जा सकता है, परंतु गांजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मध्यकाल में मुगल शासन के दौरान यूनानी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। इसके तहत भी तंत्रिका तंत्र से जुड़े रोगों जैसे कि मिर्गी आदि बीमारियों के इलाज में भांग का इस्तेमाल किया जाता था। रूढ़िवादी इस्लाम किसी भी तरह के नशे को हराम बताता है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के बीच भांग हमेशा से ही प्रचलित रही है। सिख योद्धा भी रणभूमि में जाने से पहले भांग का सेवन करते थे ताकि वो पूरी क्षमता से लड़ सके और चोटिल या जख्मी होने पर उन्हें दर्द का एहसास ना हो। इस परंपरा की झलक हमें सिखों के निहंग पंथ में आज भी देखने को मिलती है। इस पंथ में नशीली दवाओं का सेवन उनके धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा है। ब्रिटिश राज के समय भी भारत में भांग का सेवन बड़े पैमाने पर चलन में था। अंग्रेज जब भारत आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ किस तरह भांग का सेवन आम बात है। दरअसल तब पश्चिम में ये धारणा थी कि भांग या उसके उत्पाद जैसे गांजा आदि के सेवन से इंसान पागल भी हो सकता है। इस धारणा की पुष्टि और भारत में भांग के उपयोग के दस्तावेजीकरण के लिए अंग्रेज सरकार ने भारतीय भांग औषधि आयोग का गठन किया था। आयोग को भांग की खेती, इससे नशीली दवाएं तैयार करने की प्रक्रियाएं, इनका कारोबार, इनके इस्तेमाल से पैदा हुए सामाजिक आर्थिक प्रभाव और इसकी रोकथाम के तौर तरीकों पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इस काम के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों में पूरे भारत में 1000 से ज्यादा साक्षात्कार किए थे।
आयोग ने पूरे वैज्ञानिक तरीके से एक बड़े सैंपल साइज को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो आश्चर्यजनक रूप से इसके निष्कर्ष भांग के इस्तेमाल को लेकर बड़े सकारात्मक थे। पागलपन तो बहुत दूर की बात, इसका संयमित सेवन तो हानि रहित है। शराब भांग से ज्यादा हानिकारक है, इसीलिए भांग पर प्रतिबंध लगाने की कोई वजह नहीं है। इस रिपोर्ट का आखिरी निष्कर्ष यही था कि भांग पर किसी भी तरह की पाबंदी पूरे देश में एक परेशानी और व्यापक असंतोष की वजह बन सकती है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। आयोग की रिपोर्ट में भांग के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की भी चर्चा की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं में से एक शिव का संबंध भांग या इससे बनने वाले गांजे से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शिव को ये अति प्रिय है। आयोग ने ये भी माना था कि उसके सामने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि शिव की पूजा पद्धति में भांग और उसके दूसरे उत्पादों का प्रयोग व्यापक रूप। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भांग का सबसे ज्यादा सेवन होली के समय होता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि होली के दौरान तकरीबन सभी लोग भांग का सेवन करते हैं। हालांकि जैसे हमने पहले चर्चा की है, आजकल शहरों में भांग की जगह शराब और दूसरे किस्म के नशे ने ले ली है। फिर भी होली आने पर भंग का रंग ही सबसे ज्यादा जमता है। इस बात की पुष्टि भारतीय भांग औषधि आयोग की रिपोर्ट की इन पंक्तियों से भी होती है। वसंत ऋतु का ये त्योहार आज भी भांग से जोड़ा जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि निकट भविष्य में ये संबंध खत्म होने जा रहा है। अब मजेदार बात ये है कि इसे अमेरिका में कुछ वर्ष पहले 27 राज्यों में औषधीय प्रयोजनों के लिए और 11 राज्यों में मनोरंजन के उद्देश्य से वैध किया गया। और दूसरा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि आज ये 40 से अधिक देशों में आंशिक रूप से कानूनी है। इन देशों को भारत की तुलना में बेहतर सकल सुख सूचकांक भी कहा जाता है। क्या ये अजीब नहीं है जब कई लोग दावा करते हैं कि मारिजुआना अपराध दर को बढ़ाता है? मारिजुआना से बना गांजा उद्योग में शरीर की देखभाल करने वाले उत्पाद, फूड सप्लीमेंट, प्लास्टिक बनाने का काम होता है, जो अमेरिका में 2021 तक $51 बिलियन के बाजार में होगा। और दूसरी तरफ इस तरह की संख्या भारत के चार्ट पर देखी नहीं जा सकती है। फोर्ब्स के अनुसार अमेरिका में गांजा उद्योग उनके विनिर्माण उद्योग की तुलना में अधिक नौकरियां पैदा करेगा। भारत में मारिजुआना पर प्रतिबंध लगाने के बाद से कोकीन जैसी सिंथेटिक दवाओं की खपत में वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका में इसकी कमी हुई है क्योंकि इसे कुछ राज्यों में वैध किया गया था। यहाँ तक कि अपराधों का दर इसके वैधीकरण के बाद कम हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार जिन राज्यों में मारिजुआना वैध है, वहां दर्द निवारक दवाओं की खपत कम है और शराब की खपत में 15% की कमी आई है। मारिजुआना मूल रूप से शराब, तंबाकू और दवा कंपनियों के लिए खराब व्यवसाय है। यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन भी दवा के बारे में नकारात्मक धारणा बनाने से नहीं चूकते हैं, जो वास्तव में दवा, तंबाकू और शराब कंपनियों द्वारा वित्त पोषित है। एक अध्ययन के अनुसार मारिजुआना शराब और सिगरेट की तुलना में 114 गुना कम हानिकारक है। हालांकि ये सब मारिजुआना के अवैध बाजार को पनपने से नहीं रोक पाया। अकेले हिमाचल में 60,000 किलोग्राम से अधिक अवैध उत्पादन मौजूद है, जिसमें से केवल 1% को पकड़ा गया है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि NDPS अधिनियम 1985 अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन के नेतृत्व में वॉर ऑन ड्रग्स अभियान के अपार दबाव के तहत राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1985 में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पारित किया। ये अधिनियम ही वर्षों से विवाद का स्रोत रहा है। NDPS ने निर्देशित किया कि भांग का मतलब चरस यानी कि पौधे से निकाला जाने वाला राल, गांजा यानी कि पौधे से फूल या फलने में सबसे ऊपर, और मारिजुआना के 2 अनुमत रूपों में से कोई भी मिश्रण का पेय है। इसने कैनबिस रेजिन और फूलों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन पत्तियों और बीजों के उपयोग की अनुमति दी, जिससे राज्यों को उत्तरार्ध को विनियमित करने की अनुमति मिली।
अनिवार्य रूप से पत्तियों और बीजों को कंट्राबैंड के रूप में वर्गीकृत करने के कलंक से बख्शा गया। नतीजतन अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम है जब ये भांग खपत और बेचने की बात आती है। कुछ राज्यों में केवल अधिकृत डीलरों को भांग बेचने की अनुमति है। कई राज्यों में भांग की अधिकतम मात्रा के बारे में भी नियम है जो एक व्यक्ति अधिकतम ले जा सकता है। अधिनियम ने औद्योगिक उद्देश्यों जैसे कि भांग बनाने या भारत में कानूनी रूप से बागवानी उपयोग के लिए भांग की खेती पर विचार किया। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भी बायोमास फाइबर और उच्च मूल्य वाले तेल के स्रोत के रूप में भांग को पहचानती है।